नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और मैं आज जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का चौथा वीडियो बना रहा हूं। और इसमें हम लोग आज देखेंगे विदेशी लेखक एवं उनकी साहित्य के बारे में, यानी कि जो उस समय भारत आए उन्होंने जो भारत के बारे में लिखा उन सारी चीज़ों का वर्णन इसमें विदेशी लेखक में देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कौन पहले आए और उसने क्या देखा क्या लिखा इसके बारे में। सबसे पहले बात करें तो हेरोडोटस का बात करते हैं, जिसे इतिहास का क्या माना जाता है, इसको पिता माना जाता है। हेरोडोटस है जो सबसे पहले आए थे और इन्हें क्या माना जाता है, इतिहास का पिता माना जाता है। और इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की उनका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका नाम है ना। यानी कि यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। और हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? हेरोडोटस ने। या हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो हिस्टोरिका की रचना की थी। और जिसमें भारत और ईरान यानी कि फारस जो है उनके बीच के आपसी संबंध का वर्णन है। कौन किसमें? हिस्टोरिका में। नेक्स्ट अगर विदेशी यात्री का बात करते हैं तो वह है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर की राजदूत बनकर आए थे। और इनकी रचना इंडिका है। क्या रचना है? इंडिका है नामक पुस्तक है। और ये इसमें इंडिका में मौर्यकालीन नगर प्रशासनिक एवं कृषि का वर्णन किया गया है। इंडिका में मौर्य काल के संबंध में जो नगर प्रशासन थे और कृषि थे उनका वर्णन मिलता है आपका इंडिका में। इंडिका के रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यह किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये है डायमेकस। कौन है? डायमेकस है। और डायमेकस जो है वह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत थे। और वह आए थे आपका बिंदुसार के दरबार में, यानी कि अशोक के पिताजी के दरबार में आए थे। डायनोसियस जो है यह, उसके बाद बात करें तो डायनोसियस है। यह मिस्र नरेश टोलमी और फिलेडिस्पल का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। फिलनी का बात करें तो इसने फिलनी ने नेचुरल हिस्ट्री जो है नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये नेचुरल हिस्टोरिका में भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का वर्णन किया गया है। ये नेचुरल हिस्टोरिका जो है पुस्तक की रचना किसने की थी? फिलनी ने की थी। और इसमें यानी कि पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भारतीय हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फायन का, जो 399 से 415 ईस्वी तक भारत में रहा। और यहाँ देखते हैं कि प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फायन कहाँ के यात्री थे? तो ये चीन के यात्री थे, इसलिए इसको चीनी यात्री कहा गया है। और यह जो है किनके दरबार में आए थे? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। और इनकी जो पुस्तक देखिए, इन्होंने अपने पुस्तक में तत्कालीन भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया गया है, जिसने फायन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हैंगसोंग का। क्या बात करते हैं? हैंगसोंग का। तो ये जो हैंगसोंग थी ये 629 से 644
मतलब 629 में भारत आए और 644 तक रहे। यह आत्रियों का सम्राट या आत्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। कौन? वेनसोंग। यह जो आए थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और इनके जो लेखक आत्रावृत्तान है वह सीयू की और तत्कालीन भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन यानी कि पढ़ा भी और पढ़ाया भी नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके बाद नेक्स्ट बात का है तीसंग का बात होता है। तो ये चीनी यात्री ये भी थे और ये आए थे 670 ईस्वी में के आसपास में आए थे और ये बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, यानी कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी। तो हमने 8 महत्वपूर्ण विदेशी यात्री के बारे में जाना और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा स्रोत है, तो बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो यहाँ पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। पहले देखिए, बात कहा जाए कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो खुदाई के दौरान प्राप्त पुराने वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है उसी को क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो अभिलेख आता है, मुद्रा आता है, स्मारक आता है, ये सारे चीज आते हैं। जॉन कनिंघम जो है इनको क्या कहा गया? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया। किसको? भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? तो जॉन कनिंघम को कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो चलते हैं एक एक करके देखते जाते हैं। तो पहला लेते हैं मुद्राएं एवं सिक्के, यानी कि जो मुद्रा है ये क्या है और इससे क्या कैसे पता चलता है, भारतीय इतिहास लिखने में ये महत्वपूर्ण स्रोत कैसे है। देखिए, तो पहला पॉइंट का बात करते हैं। तो प्राचीन भारत की गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होती है, यानी कि होता है। कैसे बताते हैं? मान लेते हैं कि कोई राजा है, उसका साम्राज्य अगर इतना बड़ा फैला हुआ है तो इनका सिक्का भी इसी के अंदर ही रहेगा, नहीं कि इतने दूर तक ही फैलेगा। इससे यह पता चल जाता है कि इस राजा का साम्राज्य कितना बड़ा था, कितना विस्तार था, कहाँ तक यह फैला हुआ था सिक्के के दर। और इनके साथ साथ यह पता चलता है कि इसका काल यानी कि समय कितना था, कितना समय तक इसने शासन किया। फिर हम बाद में बात करते हैं पॉइंट के बाद। देखिए, इन पर जो है अंकित तिथियां या कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता करती है। जैसे इतिहास लिखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत, ये सिक्के के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अगला बात करते हैं प्राचीन सिक्का जो होता है अध्ययन करने के लिए न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और जिसे आहत सिक्का या फिर इसको पंचमार्का कहा जाता था। यह मुख्यतः चांदी धातु जो है चांदी से निर्मित होता था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंदू अमन इनकी इंडो ग्रीक बताए थे ना के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? तो गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था। और शुद्ध का बात किया जाए तो कुषाण शासक जो कनिष्क थे उनके द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। आगे बात करते हैं सतवाहन का, कि सतवाहन जो थे, सतवाहन शासकों ने सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए थे। इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किया था। इनके सतवाहन के शासकों द्वारा
किस धातु के सिक्के चलाते थे? तो सीसा के और प्रोटीन के। इसके अलावा सोना, चांदी या तांबे के सिक्के सतवाहन शासकों के द्वारा नहीं चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तो सर्वाधिक सिक्के जो है मौर्योत्तर काल के तथा सबसे कम सिक्के जो है गुप्तोत्तर काल के मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, देखते हैं कि अभिलेख है ना। दूसरा ये पुरातात्विक साक्ष्य है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख का बात करते हैं। अभिलेख जो होता है प्राय स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपात्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारें पर खुदी मिलती थी। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। मतलब अभिलेख का जो अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं पुरालेख शास्त्र। बात करें कि भारत का सबसे पुराना अभिलेख जो है वह हड़प्पा काल का माना जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब हड़प्पा काल की जो लिपि थी, अभिलेख थी ना, वह अभी तक पढ़ने में मुश्किल है। लेकिन देखिए प्राचीन पाठनीय अभिलेख जो है सम्राट अशोक का है। मतलब जो पढ़ने योग्य जो अभिलेख है वह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, उसी अभिलेख को पढ़ा गया है। इसको सबसे पहले पढ़ने में जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप को सफलता मिली थी। मतलब अशोक के जो अभिलेख हैं उसको सबसे पहले किसने पढ़े थे? तो उसको पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसिप। बात करें आगे कि देखिए ये जो है सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा अभिलेख किस स्थान पे है। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख है ना। यह इसका निर्माण जो है शाक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और ये संस्कृत भाषा का सबसे लंबी और प्रथम अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये इसका निर्माण किसने किया था? तो शाक शासक जो थे रुद्रदामन प्रथम। और ये किस भाषा में लिखा गया अभिलेख है? संस्कृत भाषा की सबसे लंबी और सबसे प्रथम अभिलेख है। अगला बात करें एना अभिलेख, यह गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा, इसको एरॉन होगा, एरॉन गलती मिस्टेक हो गया है, एरॉन होता है, एरॉन अभिलेख होगा या मिस्टेक हो गया है। एरॉन अभिलेख जो है ये भानुगुप्त के द्वारा जारी किया गया था और इसी में सबसे पहले जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद ऐहोल अभिलेख जो है यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जिसे उसके मंत्री रविकृति जो है द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख जो है यह कलिंग शासक राजा खारवेल के द्वारा जारी किया गया है और इसमें इस अभिलेख में सर्वप्रथम ऐश्वर्य घटनाओं का वर्णन मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट एक यहाँ देख लेते हैं कि इलाहाबाद अभिलेख जो है इसको प्रयाग प्रस्तुति के नाम से भी जानते हैं। यह मूल रूप से अभिलेख सम्राट अशोक का है और बाद में इस पर हरिश्चंद्र द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया और आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश खुदवाया था। आगे बात करते हैं कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख, दो अभिलेख हैं। ये दोनों जो है सम्राट अशोक के हैं और इस पर अशोक को जो है प्रियदर्शी तथा अशोक का नाम उल्लेख है। अशोक का नाम
मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में या अशोक प्रियदर्शी का नाम जो है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में ही उल्लेख मिलता है। आगे बात करें तो भ्राभु एवं रुमनीदेई अभिलेख 2, तो ये भी अशोक का ही अभिलेख है जिसमें अशोक के बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा का पता चलता है। नेक्स्ट है रूपनाथ अभिलेख, तो इस अभिलेख में अशोक के शैव धर्म के प्रतिष्ठा का पता चलता है। और पर्सिपोलिस या नक्श ए रुस्तम, इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंध का वर्णन है। नेक्स्ट बात करें तो बोगज कोई या एशिया माइनर, बोगज कोई या एशिया माइनर अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिक नामक 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। और लास्ट अगर बात करते हैं तो पुरातात्विक साक्ष्य में आता है स्मारक। ये स्मारक जो है इसमें बात करते हैं कि तक्षशिला यहाँ से प्राप्त अवशेष से कुछ वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंकोर वाट जैसे कंबोडिया तथा बोरोबुदुर मंदिर जावा, यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों में भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे। यानी स्मारक से भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में काफ़ी मदद मिलते हैं। तो आज जो है हम लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत का कुछ 4 वीडियो में मैं सामान्य जानकारी के अनुसार ख़त्म किया। नेक्स्ट डे में इसके लिए ऑनलाइनर वीडियो लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। उसमें अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।